Hello friends, so welcome to our channel Friki Pathshala. So in this video we will discuss about Commissioner of Income Tax. इसकी पावर्स हम करेंगे और इसके बाद पावर्स ऑफ एन अथॉरिटी रिगार्डिंग सर्च एंड सीजर। तो इन तीन टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारा चैप्टर है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का, जिसकी मैं फर्स्ट क्लास पहले डाल चुका हूँ, आज ये सेकेंड क्लास है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप वीडियो को वॉच कीजिए या फिर चैनल को विजिट कीजिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं अगर आपको देखना है कि किस किस सब्जेक्ट की वीडियोस डाली जा चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो कमिश्नर होता क्या है? एक पर्सन, एक रैंक जो कि काम करेगा इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स एक डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा, जिसमें कुछ अथॉरिटीज अपॉइंट की जाती हैं, जैसे कि मैंने क्लास 1 में डिस्कस किया था। तो क्लास 1 में हमने देखा था कि कुछ अथॉरिटीज हैं जिनको पर्टिकुलर रैंक दिया गया है, कमिश्नर उनमें से एक है। ठीक है, तो इसको हम अपर पोस्ट कह सकते हैं। वैसे सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सीबीडीटी को, जिसका मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि डायरेक्ट टैक्सेस के सारी एक्टिविटीज, चाहे वो रिफंड वगैरह का हो, फाइलिंग वगैरह का हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह का कुछ भी हो, तो वो सारे मुद्दे वही संभालेगी। उसके नीचे कमिश्नर आ जाएगा, तो सीबीडीटी के अंडर कमिश्नर काम करता है। ठीक है, तो कमिश्नर एक तरह का रैंक है। कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स इज अ हायर रैंक इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन इंडिया। सो द कमिश्नर आर इन चार्ज, ये इंचार्ज होते हैं उन ऑपरेशंस के जो कि उस डिपार्टमेंट में चल रहे हैं। उस डिपार्टमेंट में सभी ऑपरेशन चलेंगे, चाहे वो रिटर्न का हो, चाहे वो कोई रिफंड का हो, चाहे वो कोई पेनल्टी का हो, चाहे वो कोई फाइन का हो। तो वो सारे ऑपरेशन जो चल रहे हैं उनका इंचार्ज कौन है? कमिश्नर है। ओके, सो यहां पे देखो कमिश्नर इन्वॉल्व, कमिश्नर में क्या क्या आ जाएगा। तो कमिश्नर में सबसे पहले तो आ जाएगा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सेकंड है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। देखो चीफ हटा दिया, मैंने पहले भी आपको बता दिया है ये सारा कुछ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, सिर्फ पहले प्रिंसिपल चीफ लगाना है, फिर चीफ लगा लेना है, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर सीधा आ जाएगा, चीफ हटा दिया जाएगा, फिर दोनों हटा दिए जाएंगे, अकेला कमिश्नर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बस ध्यान में रखना है, आपको याद हो जाएगा। आगे एडिशनल ज्वाइंट डेप्टी असिस्टेंट, पीछे कमिश्नर ही लगेगा, एडिशनल ज्वाइंट डेप्टी असिस्टेंट। ठीक है, तो आप किसी भी नोमेनिक्स के जरिए इसको याद कर सकते हैं, जो भी आप यूज करें। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं। सबसे पहला, कमिश्नर शैल फॉलोज ऑल द ड्यूटीज गिवन टू हिम। जो भी कमिश्नर को किसने ड्यूटी दी? सीबीडीटी ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ड्यूटी देगी और कमिश्नर उसको मानेगा। सेकंड है, कमिश्नर शैल एक्सरसाइज द सुपरविजन ऑफ ऑल द टैक्सेस, मतलब डायरेक्ट टैक्सेस की बात यहां पे कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस किसी भी टाउनशिप, किसी भी कंट्री, किसी भी सिटी में लग रहा है, उसकी सुपरविजन किसके पास है? कमिश्नर के पास। सो आगे थर्ड, कमिश्नर कैन गेट द डायरेक्ट एक्शंस एंड द प्रोसिक्यूशंस टू एनफोर्स द लॉ। देखो अभी डायरेक्ट टैक्सेस सीधा तो लग नहीं रहा, एक पर्टिकुलर लॉ है, उसकी कुछ प्रोविजंस हैं, उनको अगर इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा तो कमिश्नर की ये ड्यूटी बनती है कि वो कोई एक्शन ले। ठीक है, वो कोई प्रोसिक्यूशन वगैरह चलाए किसी पर्टिकुलर पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन के खिलाफ, ताकि उन लॉज की अबेडिंग ना की जा सके, उनको माना जाए। ठीक है, तो वो लॉज किससे रिलेटिंग हो सकते हैं? पेनल्टी के रिलेटिंग, कोई लाइबिलिटी के रिलेटिंग, कोई पनिशमेंट वगैरह के रिलेटिंग। तो ये लॉज है वो इंप्लीमेंट करवा सकता है। आगे है, ही कैन डिमांड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द असेसमेंट एंड द कलेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो आगे कोई भी प्रॉपर्टी, कोई टैक्सेस, कोई रिसीट्स, कुछ भी उसने मतलब कलेक्ट वगैरह करना है वो कर सकता है। ठीक है, वो डिमांड कर सकता है। सबसे पहले तो वो डिमांड करेगा लोअर अथॉरिटीज से, लोअर अथॉरिटी उसको देंगी। अगर लोअर अथॉरिटी के पास नहीं होगा तो वो आगे क्लाइंट से या हम कह सकते हैं असेसी से मांगेंगे। ओके, तो आगे फिफ्थ पॉइंट है, ही हैज द पावर टू गिव द समन। तो अगर केस किया जाता है किसी असेसी के खिलाफ और उसको कोर्ट में बुलाना है, तो ये पर्सन मतलब कमिश्नर उस पर्टिकुलर असेसी को जिसको बुलाना है उसको एक सम्मन भेजेगा। ठीक है, तो विटनेस को एक सम्मन भेजा जाएगा कि आपको अपीयर होना है, विटनेस को सम्मन भेजा जाएगा, आपको अपीयर होना है। आगे ही हैज द पावर टू डिमांड द रीअसेसमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। रीअसेसमेंट का मतलब होता है जब आपने एक बार असेसमेंट की तो आपकी असेसमेंट हमें अच्छी नहीं लगी, मतलब कमिश्नर को अच्छी नहीं लगी, उसने कहा कि कोई झोल है इसमें। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? फिर से असेसमेंट कर लो एक बार, तो उसी को कहते हैं रीअसेसमेंट करना।
आगे 7th पॉइंट है, उसके पास पावर है कि वो सभी, देखो जो भी एवेजन का केस है, टैक्स एवेजन, कोई रूल वायलेशन का केस है, ठीक है, वो सारे इन केसेस को केयरफुली एग्जामिन करे, सारे केसेस को केयरफुली एग्जामिन करे, ये उसके पास पावर है, ठीक है, मतलब सारे केसेस उसके अंडर है। आगे 8th पॉइंट है, ही हैज द पावर टू विजिट द अदर स्टेट टू टू अटेंड एनी कॉन्फ्रेंस, एनी इवेंट। देखो कोई भी कॉन्फ्रेंस, इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, वो अटेंड कर सकता है, ठीक है, कोई स्पेशल इन्विटेशन की जरूरत नहीं है, वो सीधा आके अटेंड कर सकता है, उसके पास पावर है। सो ही कैन अथोराइज द डेप्टी कमिश्नर एक्ट एज अ असेसिंग ऑफिसर। तो डेप्टी कमिश्नर उसके नीचे आ गया, उसको वो असेसिंग ऑफिसर बना सकता है। असेसिंग ऑफिसर का मतलब होता है कि वो ऑफिसर जो आपकी फाइल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके रिकॉर्ड्स वगैरह को, आपके अकाउंट्स वगैरह को असेस करेगा। क्यों असेस करेगा? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर होगा। आगे 10th पॉइंट है, ही हैज द पावर टू एम्पावर टू अपॉइंट द रैंक बिलो द असिस्टेंट कमिश्नर। देखो असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे जितने भी रैंक हैं, चाहे वो कोई ऑफिसर का रैंक है, रिकवरी ऑफिसर का रैंक है, कोई इंस्पेक्टर का रैंक है, वो सारे पर्सन कमिश्नर के अंडर होंगे और उनकी अपॉइंटमेंट कमिश्नर करेगा, ठीक है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। आगे 11th है, ही इज द पावर टू एम्पावर द डायरेक्टर्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द असेसिंग ऑफिसर्स। उसके पास ये पावर्स हैं कि वो एम्पावर करे किनको, डायरेक्टर्स को, ताकि वो असेसिंग ऑफिसर्स को आगे इंस्ट्रक्शन दे सकें कि किस तरह काम करना है। ओके। आगे कमिश्नर कैन ट्रांसफर अ केस फ्रॉम अ वन असेसिंग ऑफिसर टू द अनदर ऑफिसर। कई बार क्या होता है कि एक असेसिंग ऑफिसर से वो केस नहीं संभलता तो वो किसी दूसरे असेसिंग ऑफिसर को सौंप दिया जाता है, या फिर किसी एक असेसिंग ऑफिसर ने हमें रिपोर्ट बना के दे दी पर असेसी उसको नहीं मान रहा, उसके अगेंस्ट अपील कर रहा है, तो फिर वो केस किसी दूसरे असेसिंग ऑफिसर को सौंप दिया जाता है ताकि एक नई रिपोर्ट वहां से आ सके। ओके। आगे है पावर्स ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटीज रिलेटिंग टू द सर्च एंड सीजर। तो सर्च एंड सीजर सबसे पहले होता क्या है? सर्च का मतलब होता है कुछ ढूंढना, ढूंढना मतलब इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना, ठीक है। तो मेरे लिए असेसिंग ऑफिसर का ये काम होता है कि वो किसी भी प्लेस पे जाए, प्लेस पे जाके वहाँ इन्वेस्टिगेशन वगैरह करे, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी है, जो रेजिडेंशियल प्लेसेस हैं, कमर्शियल प्लेसेस हैं, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मान लो कोई कार वगैरह है, उसका कोई हवाई जहाज है, उसका कोई और ट्रक वगैरह कुछ भी चलता है, तो उसको वो फरोल ले, एक बार देख ले कि उसमें क्या क्या है। आगे सीजर का मतलब होता है कि अगर सर्च करते समय ऑफिसर को कुछ भी आपत्तिजनक लगे, उसको लगे कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत चीज पड़ी है वहां पे, तो वो उसको सीज कर सकता है। सीज करने का मतलब होता है कि वो अपनी कस्टडी में उस चीज को ले लेंगे, वो अपने पास उस चीज को रख लेंगे, उसको सीज कर लेंगे। तो देखो क्या क्या पावर्स हैं या फिर क्या क्या स्टेप्स यूज किए जाते हैं, वो सारी ये हैं। सबसे पहले एंटरिंग एंड सर्चिंग द प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब कोई रेजिडेंशियल प्लेसेस, कोई कमर्शियल प्लेसेस, ठीक है, उनके अंदर एंटर किया जाएगा और उसको सर्च किया जाएगा। सो कहते हैं वेयर एनी अथॉरिटी हैज अ रीजन टू बिलीव और रीजन टू सस्पेक्ट दैट। अगर उस अथॉरिटी के पास ये रीजन है, क्या रीजन है? दैट एनी पर्सन टू whom the summon was issued to produce himself or books of accounts is omitted to do that। जिसको हमने बोला था कि या तो आप आ जाओ या अपनी बुक्स को लेके आना है, वो भूल गया है, ठीक है। या फिर एनी पर्सन इज इन द पोजेशन ऑफ एनी बुलियन ज्वेलरी अदर आर्टिकल्स। किसी के पास ये महंगी वस्तुएं हैं, ठीक है, किसी के पास ये महंगी वस्तुएं, या फिर उसने अपनी बुक्स डिस्क्लोज नहीं की, ठीक है। अगर ये दो रीजन क्रिएट हो जाते हैं तो कहते हैं इन द केस ऑफ द हैपनिंग ऑफ एनी अबव ऑफ द फैक्ट देन एनी डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर और चीफ कमिश्नर और द कमिश्नर एज द केस मे बी may authorize any officer below the rank of them to। तो वो क्या करने के लिए दूसरों को अपॉइंट करेंगे? देखो इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, ये अपने नीचे वाले रैंक को अपॉइंट करेंगे टू एंटर एनी बिल्डिंग वेदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल, वेदर अ वेसल, एयरक्राफ्ट, टू चेक द स्पैम एक्टिविटीज। स्पैम एक्टिविटीज मतलब गलत एक्टिविटीज जो हो रही हैं, 2 नंबर का जो धंधा हो रहा है उसको रोकने के लिए। आगे ब्रेक द लॉक ऑफ एनी डोर, बॉक्स, लॉकर और एनी अदर सेफर टू चेक वेदर देयर इज एनीथिंग रॉन्ग। तो वो किसी भी दरवाजे का लॉक, किसी भी बॉक्स का, लॉकर का, कुछ भी वो तोड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि उसके अंदर कुछ गलत तो नहीं है। सर्च एनी पर्सन हु इज सस्पेक्टेड। किसी भी पर्सन जिसके ऊपर शक हो रहा है उसको सर्च कर सकते हैं।
फोर्थ है सीज एनी बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी सीज कर सकते हैं। सीज करने का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वो अपने साथ ले जाएंगे इनको। अगर तो मूवेबल चीजें होंगी तो साथ ले जाएंगे, अगर मूवेबल नहीं होंगी तो वहीं पे बांध के रख जाएंगे। ठीक है, हमने टीवी सीरियल्स में या मूवीज वगैरह में देखा होगा, वहां वो क्या करते हैं, अपनी टेप लगा जाते हैं या फिर अपना लॉक लगा देते हैं वहां पे। मान लो कोई कमरा है, कमरा तो उठा के नहीं लेके जा सकते, तो कमरे पे लॉक अपना लगा जाएंगे, वहां पे लिख जाएंगे कि इसको खोलना नहीं है, आगे एक टेप वगैरह लगा जाएंगे दैट डू नॉट एंटर वगैरह करके। ठीक है, तो ये वही चीज होती है सीज करना। सीज करना मतलब अब इस पे हमारा राइट है, जब हम कहेंगे फिर ही खोला जाएगा, नहीं तो नहीं खोला जाएगा। आगे प्लेस अ मार्क और द बुक ऑफ द अकाउंट्स और द अदर थिंग्स टू मेक इट नॉन रिप्लेसेबल। तो वही चीज है, एक मार्क लगा दिया किसी बुक पे कि अब इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, इस पे हमारा मार्क लग गया। आगे बिल्ड द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द आइटम चेक्ड एंड पेंडिंग फॉर चेकिंग। वही एक रिपोर्ट बना लेंगे कि ये सारा कुछ हमने चेक कर लिया, ये अभी चेक करना बाकी है। ओके, आगे रिक्वायर एनी पर्सन हु इज इन द पोजेशन ऑफ द सच बुक्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो वो बंदा जिसने वो सारी बुक्स वगैरह बनाई हैं या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जिसने रखे हैं, उस पर्सन की जरूरत वहां पे पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे की जाएंगी, एक प्रीमिसेस में एंटर करने के बाद ये सारी चीजें वहां पे की जाएंगी। आगे देखो अथॉरिटीज की क्या पावर है। एज पर द सेक्शन 132 क्लोज 1 कैपिटल ए, बोर्ड में अथॉराइज 2 और मोर डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर, चीफ कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर टू टेक एक्शन ऑन एनी बिल्डिंग, वेसल, एयरक्राफ्ट, डॉक्यूमेंट, बुक्स, रिकॉर्ड्स, मनी, बुलियन और एनी अदर वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ द सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मतलब वो सामने वाला असैसी जिसके ऊपर हमें शक है। इफ हिज प्रॉपर्टी इज अंडर मोर देन 1 कमिश्नर, अगर एक से ज्यादा कमिश्नर के अंडर है। अब देखो कमिश्नर कोई एक तो नहीं है, कमिश्नर जगह के हिसाब से है। ठीक है, तो वो जगह अगर चेंज हो जाएगी तो कमिश्नर भी चेंज हो जाएगा। तो देखना होगा कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी जगह में पड़ी है। मान लो एक तो साउथ साइड पड़ी है, नॉर्थ साउथ पड़ी है, मतलब कि अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट्स में उसकी प्रॉपर्टी है। कहीं पे उसने प्लॉट ले रखे हैं, कहीं पे उसने घर ले रखा है, कहीं पे उसकी दुकान है, कहीं पे उसके गोदाम है, कहीं पे मूवेबल एसेट्स उसकी हैं। तो वो सारी चीजें चेक करनी होगी ना, तो चेक करने के लिए अलग अलग कमिश्नर्स के अंडर वो मामला जाएगा। So as per the section 132 clause 2, activities is specified in section 132 clause 1 capital A can be done with the help of the police officer or any authorized central officer। तो जो एक्टिविटीज ये की जाती हैं सर्च की, ये किसकी हेल्प से की जाएंगी, किसी पुलिस ऑफिसर। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब भी कोई छापा वगैरह पड़ता है तो उनके साथ कुछ पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अगर वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा पड़े या कुछ उठाने की जरूरत पड़े या कुछ साइड करने की जरूरत पड़े तो पुलिस ऑफिसर्स वहां पे काम करते हैं। सो आगे एज पर द सेक्शन 132 क्लोज 3, इफ एनीथिंग इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव और द मोबिलाइज, अगर किसी चीज को हम साइड में नहीं कर सकते, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि कमरे की, कमरे को हम साइड में नहीं कर सकते या कमरे को हम उठा के नहीं लेके जा सकते, एंड अथॉरिटीज वांट टू इंस्पेक्ट देम, और अथॉरिटीज उसको सर्च करना चाहती हैं, then they can pass an order for the non removal of the such asset by the owner of the such property। तो वो उस ऑनर को कहा जाता है कि आपको ये एसेट उठा के कहीं भी लेके नहीं जानी, क्योंकि अभी हमने इसको सर्च करना है। आगे एज पर द सेक्शन 132 क्लोज 4 एंड 132 क्लोज 4 कैपिटल ए, वेयर एनी बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन और द अदर ज्वेलरी मटेरियल इज अंडर द पोजेशन ऑफ सच some person, then the person is deemed to be belonging to the these things। तो जैसे कहते हैं ना कि अगर पेपर में पर्ची आपके पास पकड़ी गई तो आप ही पकड़े जाओगे, चाहे पर्ची किसी की भी हो। तो ये भी वही चीज है। मान लो बुलियंस आपके पास मिले, मनी आपके पास मिली, डॉक्यूमेंट, अकाउंट्स, ज्वेलरी आपके पास मिली, तो आप ही सर उसके एक बार डीम्ड ऑनर माने जाओगे कि ये आप ही के साथ कुछ ना कुछ संबंध रखती है। ठीक है, बाद में चाहे आपके साथ संबंध नहीं रखती है, वो प्रूव हो जाए, बट एक बार आपको ही सस्पेक्ट माना जाएगा। आगे एज पर द सेक्शन 132 क्लोज 5, व्हेन द मनी, ज्वेलरी, बुलियन और द अदर वैल्यूएबल थिंग्स आर सीज्ड अंडर द सेक्शन 132 क्लोज 1, 132 क्लोज 1 में उसको सीज कर लिया जाएगा, क्योंकि वहां पे सर्च कर रहे थे हम। ठीक है, तो सर्च में अगर हमें लगा तो हम सीज कर लेंगे। देन द असेसिंग ऑफिसर विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द कंसर्न्ड पर्सन ऑफ बीइंग हियर्ड। देखो of being geared, and if such a concerned person does not have any valid proof of the such income, then the assessing officer will make an order with the
प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द डिप्टी कमिश्नर। तो जो चीजें 132 क्लोज 1 में सीज कर ली गई, चाहे वो मनी, चाहे वो ज्वेलरी, चाहे वो अदर कुछ रिकॉर्ड्स हैं, उस इनकम का प्रूफ उस कंसर्न्ड पर्सन के पास नहीं है, मतलब उसके ऑनर के पास नहीं है, तो उन सभी को सीज करके असेसिंग ऑफिसर के द्वारा एक ऑर्डर तैयार किया जाएगा विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द डिप्टी कमिश्नर। तो डिप्टी कमिश्नर से सबसे पहले तो अप्रूवल ली जाएगी, इसके बाद वो ऑर्डर तैयार किया जाएगा। आगे एस्टिमेटिंग द सच इनकम एज अनडिस्क्लोज्ड। सबसे पहले तो वो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, उस अनडिस्क्लोज इनकम को एस्टिमेट करेगा कि कितनी है। फिर कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेएबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स, क्योंकि कई बार हो सकता है कि वो इनकम रिलेटेड हो कुछ प्रीवियस ईयर्स से, तो प्रीवियस सारी प्रोविजंस लगा के उसको कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना अमाउंट पेएबल है। देन थर्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह, फाइन वगैरह उसने कितना पे करना है। Then specify the amount that will be required to satisfy any existing liability। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट निकाल ली जाएगी कि जो आपकी ये लाइबिलिटी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये अमाउंट चाहिए। किसको चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए, आपको जमा करवानी पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से ये कुछ पावर्स हैं किसकी, अथॉरिटीज की, इनकम टैक्स अथॉरिटीज की रिगार्डिंग सर्च एंड सीजर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में अगर आएगा। तो मैंने देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे करवाए हैं। सबसे पहले मैंने क्लास 1 में आपको करवाया था सीबीडीटी की पावर्स वगैरह मैंने सारी आपको कवर करवा दी थी। इनकम टैक्स अथॉरिटीज का क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा दिया था। अभी इस क्लास में हमने कमिश्नर की पावर्स और अथॉरिटीज की पावर्स रिगार्डिंग सर्च एंड सीजर कवर करी है। तो इस चैप्टर में यही हमारे टॉपिक बनते हैं, इससे ज्यादा हमारे टॉपिक नहीं बनते। तो इसके बाद हम प्रोसीजर फॉर द असेसमेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ क्लासेस आती रहेंगी, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं मिस नहीं करूंगा, मुझे पता है पहले काफी गैप पड़ गया, बट अभी गैप नहीं पड़ेगा। ओके, तो एक हमारा और चैनल है जीएसटी की पाठशाला। जीएसटी की पाठशाला का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें मैंने जीएसटी के लेक्चर्स डाले हैं, तो अभी आप उनको भी वॉच कर सकते हो साथ साथ में, ठीक है, क्योंकि उसके पेपर अभी आपके बाद में होंगे, बट उसकी रिवीजन आप अभी से कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।